अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। यार वो आज भी मेरे रास्ते में बैठी थी और बस मुझे घूरे ही जा रही थी। मोहसिन परेशानी के आलम में बोला, कौन वो हसीना? मैंने मजीद मज़ाही अंदाज में बेसाख्ता होकर कहा तो वो नागवारी से मुझे घूरते हुए बोला, कुछ खौफ खुदा करो। वो और हसीन, अस्तगफार करो यार। मोहसिन ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया। मैं अपनी हंसी पर जब्त करते हुए बोला, यार वो कभी ना कभी अपने दौर में हसीन तो होगी ना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अब 70-80 साल के लगभग है और सोने पे सुहागा के वो गंजी भी है। तो अब मेरा मजाक उड़ा रहा है? मोहसिन गुस्से से सीख पा होकर बोला। मैं हंसते हुए बोला, अब इसका कोई हल भी नहीं, इसके सिवा कि अब तू उस बूढ़ी हसीना को उठाकर कहीं दूर फेंक दे। तू अपनी बकवास नहीं बंद करेगा? मोहसिन गुस्से से मुझे घूरते हुए बोला। मैं कुछ संजीदा होकर बोला, तुम मुझे गलत मत समझो, मगर तुम जिसके सामने भी ये बातें कहोगे वो इन्हें मजाक में ही लेगा। मगर खैर, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह है। मोहसिन अपना सर पकड़ते हुए बोला, फरीद तुम नहीं जानते, वो खौफनाक बुढ़िया मेरे हवासों पर सवार हो चुकी है। वो इस कदर हैबतनाक है कि उसके चेहरे और उसकी जर्द आंखों में कि मैं देखकर लरस जाता हूँ। मैं गहरा सांस लेकर बोला, तुमने आसपास से पता किया उस बुढ़िया औरत का कि वो कौन है और कहाँ से आई है? मोहसिन इस बात में सर को हिलाकर बोला, हाँ किया है, मगर किसी भी शख्स को उस औरत के मुतालिक पता नहीं। वो बिल्कुल खामोश रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, बस हर वक्त सर को झुकाए बैठी रहती है। मगर मैं जब भी उसके पास से गुजरता हूँ, लाजमी सर उठाकर अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूरती है। उस वक्त मुझे उस बूढ़ी औरत से इस कदर खौफ आता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यह भी एक बहुत बड़ा मसला है कि तेरा घर भी उसी गली में है। मैं कुछ सोचते हुए बोला। मोहसिन मेरी बात की तायीद करते हुए बोला, हाँ यार, मेरा घर भी उसी गली में है जहाँ वो मनहूस बुढ़िया एक खुले मैदान में बैठी होती है। वो जगह कई सालों से खाली और वीरान है, और अगर मेरे बस में होता तो मैं वहाँ से गुजरना ही छोड़ देता। मैं मोहसिन को तसल्ली देते हुए बोला, परेशान मत हो, वो बेचारी कोई मुसीबत की मारी होगी, तुम खामखा उससे डर रहे हो। मोहसिन खौफजदा लहजे में बोला, तुमने अभी उस औरत को देखा नहीं, तुम भी देखोगे तो मेरी ही तरह उससे डरने लगोगे। मुझे उसकी बात सुनकर फिर हंसी आ गई और मैं उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही तुम पर फरीफ्ता हो चुकी है। मोहसिन मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ उठा और गुस्से से मेरी दुकान से बाहर निकल गया। मोहसिन और मैं यानी फरीद बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे। हमने मैट्रिक तक एक साथ पढ़ा, मगर बदकिस्मती से मेरे वालिद साहब ने मुझे मैट्रिक से आगे पढ़ने नहीं दिया और अपने साथ दुकान पर काम पर लगा लिया। हमारी कपड़े की दुकान थी। मैं भी अपने वालिद साहब के साथ पूरी दिल जमी से काम करने में मगन हो गया। मगर मेरी और मोहसिन की दोस्ती में कोई फ़र्क न आया था। हमारा ये दोस्ती का रिश्ता किसी खूनी रिश्ते से कहीं ज़्यादा गहरा और मजबूत था। मोहसिन अब बीएससी का तालिब इल्म था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो खूबसूरत और वजीह होने के अलावा बहुत ज़हीन भी था। मगर चंद माह से वो अजीब सूरत हाल का शिकार था। एक बुढ़िया हर वक्त उसकी गली में बैठी रहती थी, हत्ता कि जब वो रात गए घर भी लौटता तो वो गली में मौजूद होती। मोहसिन का ख्याल था कि वो बुढ़िया ज़रूर कोई आसेब है, जबकि मैं उसकी बातों को महज उसका वहम ख्याल करता था, क्योंकि मेरा यही ख्याल था कि वो औरत कोई मुसीबत ज़दा होगी। क्या पता उसकी क्या मजबूरी थी जो वो रात गए तक लावारिसों की तरह गली में पड़ी रहती थी। मोहसिन तकरीबन रोज़ ही आकर उस बुढ़िया के मुतालिक अपने खौफ का इजहार करता था, मगर मैंने उसकी बातों को इतना संजीदा नहीं लिया था। चंद माह से मेरा भी मोहसिन के घर चक्कर नहीं लगा था। मैं खुद भी दोस्तों की तरफ इतना जाना पसंद नहीं करता था, जबकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सभी मुझे दुकान पर आकर मिल लेते थे। मोहसिन की बात अलग थी, वो मेरे घर भी आ जाता था। मेरे घर वाले उसे घर का एक फ़र्द ही समझते थे। मोहसिन को मैं उस बुढ़िया के हवाले से खूब छेड़ा करता था और जानबूझकर कोई ना कोई फ़िक्रा कसकर उसे चिढ़ाया करता था। वो बेचारा अक्सर गुस्से से आग बबूला हो जाया करता था। मैं आज तक नहीं भूला उस रात को जब मोहसिन मिलने मुझसे घर आया था। उस रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी। रात का कोई 10 बजे का वक्त था। उसे इस वक्त अपने मरकज़ी दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गया। उस वक्त परेशानी उसके चेहरे से आया थी। उसका जिस्म कांप रहा था, रंग बिल्कुल जर्द हो रहा था। मैं फ़ौरन उसे ड्राइंग रूम में ले आया और सोफे पर उसके नज़दीक ही बैठ गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं उसका जायज़ा लेकर बोला।
मोहसिन खोए हुए अंदाज में बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बदस्तूर उसे घूरते हुए बोला, बिल्कुल नहीं हो तुम ठीक, बताओ क्या बात है। वो उलझे हुए लहजे में बोला, यार चंद रोज से मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हूँ। अक्सर सोते में मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं कब्रिस्तान में पड़ा हूँ। कब्र की मिट्टी की बू अपनी सांसों में ले जाते हुए महसूस करता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द कब्रिस्तान के हौलनाक सन्नाटे में झींगरों की कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं तुझे क्या बताऊं यार, मुझे क्या होता जा रहा है। वो अपना सर पकड़कर बोला। मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, यार तुम परेशान मत हो, ऐसे ख्वाबों से तुम्हारी उम्र लंबी होगी। मोहसिन बेचैनी से मुझे घूरते हुए बोला, कैसे परेशान ना हूँ, आज तुम्हारे पास आने का मकसद भी यही था कि तुम्हें उन वसवसों का बता सकूं जो हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहते हैं। आज मैं एक नजूमी के पास गया था। उसने मेरे मुतालिक बहुत सी बातें बताईं जिनको सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया। मैं हैरत और दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुन रहा था। वो अपने हाथों को देखते हुए बोला, उसने मुझे बताया कि मेरे हाथ से जिंदगी की लकीर मिट चुकी है और मैं मर जाऊंगा। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरे ऊपर एक खतरनाक आसेब की नज़र है, और ये कि वो घबराहट के आलम में अपनी बात मुकम्मल न कर पाया, जैसे बात उसके हलक में ही अटक गई थी। मैं तहम्मुल से बोला, और क्या बताया था उसने? वो खौफजदा लहजे में बोला, और ये कि वो आसेब मुझे मार डालेगा। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो खौफ से कांप उठा। ओह मेरे खुदाया, मैंने अपना सर थाम लिया। एक तो तुम पहले ही वहमी हो, और फिर लोग भी तुझे ऊपर से ऐसे ही मिलते हैं जो तुझे तरह तरह के वसवसों में मुब्तला कर देते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों का बहुत बुरा हशर करूं। उसने कुछ गलत नहीं कहा। फरीद, वो बुढ़िया वही आसिफ है, वो मुझे मार डालेगी। मोहसिन यूं खलाओं में घूरते हुए बोला जैसे किसी अंधे की आफत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हो। सब बकवास है। मैं गुस्से से चीख पड़ा, मेरा यकीन करो ये सब बकवास है। मोहसिन ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ और नमी सी थी। क्या मैं वाकई मर जाऊंगा फरीद? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मत मुझे दुखी करो ऐसी बातें करके, मैं परेशानी से बोला। मगर उसने मेरी बात को जैसे सुना ही नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो रो देने वाले अंदाज में बोला। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये नजूमी फराड होते हैं, मत यकीन करो उनकी बातों का। मेरी बात सुनकर मोहसिन ने मजीद कुछ न कहा, बस चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा, फिर वापस चला गया। मोहसिन के जाने के बाद मैं रात काफ़ी देर तक जागता रहा। फिर जब मुझे नींद आई तो मैंने खुद को एक वीरान खुले मैदान में पाया। वहाँ हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज था। दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक नहीं था। रात का पहर था, अंधेरा मेरे चारों तरफ था, मगर इसके बावजूद मेरी आंखें हर चीज़ को वाज़े तौर पर देख रही थी। मैं परेशानी के आलम में आगे बढ़ने लगा। यकदम मेरी नज़र एक बड़ी चादर में लिपटे हुए वजूद पर पड़ी जो अपने घुटनों में सर दिए बैठा था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उस वजूद के पास पहुंचा तो दफातन में ठिठक कर रह गया। आ गए तुम? एक खौफनाक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? मैं हैरत से उस मैली कुचैली चादर में लिपटी हुई वजूद को देखकर हकलाया। उसने अपना सर उठाया तो मैं एक लम्हे के लिए सटपटा कर रह गया। वो 70-80 साल की बूढ़ी औरत थी। सर उठाते हुए उसकी चादर सर से सरक गई थी। उसकी जर्द आंखों और बेतहाशा झुर्रियों ज़दा चेहरे को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। उसके छोटे से सर पर एक बाल भी ना था। कौन हो तुम? मैंने अपना सवाल फिर दोहराया। उसकी हौलनाक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मोहसिन की मौत। उसका जवाब सुनकर मैं चौंक गया। उसी लम्हे मुझे चंद गुर्राहटें सुनाई दी। मैंने फौरन पलट कर देखा तो खौफ से लरस गया। वही बूढ़ी औरत एक नौजवान की गर्दन को दबोचे उसका नरखरा भंभोड़ने में मसरूफ थी, और वो नौजवान कोई और नहीं, मोहसिन था। मैं तड़प उठा। रुक जाओ! मैंने चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैं फौरन उठ बैठा। कैसा खौफनाक ख्वाब था! मैं फूली हुई सांसों के साथ खुद कलामी करते हुए बुड़बुड़ाया कि शायद रात को मोहसिन की बातों का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया था, तभी मुझे इतना खौफनाक ख्वाब आया। अभी मैं उस ख्वाब के मुतालिक सोचने में मसरूफ था कि अचानक मेरे मोबाइल पर मोहसिन के भाई की कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ मोहसिन के भाई की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। फरीद, बहुत बुरा हुआ है, मोहसिन ने खुदकुशी की कोशिश की है। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा।
मगर क्यों? अब आप कहाँ हैं? मोहसिन का भाई तेजी से बोला, अस्पताल में हैं हम सब। तुम बस जल्दी से यहाँ पहुँचो और अस्पताल का नाम नोट करो। घबराहट का ये आलम था कि मैं जिस होलिये में सोकर उठा था उसी में अस्पताल चला आया था। मोहसिन के तकरीबन सभी घर वाले उस वक्त वहाँ मौजूद थे और परेशानी के आलम में खुदा से मोहसिन की ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। मोहसिन की हालत काफ़ी सीरियस थी। उसने अपने 3 मंजिला मकान से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में उसके सर पर शदीद चोटें आई थीं और बताया जा रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत गहरी और ख़तरनाक चोट आई थी। डॉक्टर्स मोहसिन को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर साथ डॉक्टर ने यह भी खदशा जाहिर किया था कि अगर मोहसिन बच भी गया फिर भी रीढ़ की हड्डी पर चोट की वजह से वो माजूर हो सकता है। ये खबर इंतहाई अफसोसनाक थी, मगर अभी हम सब तमाम अंदेशों से बालातर होकर मोहसिन के बच जाने की दुआ मांग रहे थे। शाम तक मोहसिन को कुछ होश आया। होश में आते ही उसने मुझे अपने पास बुलाया। मोहसिन का सारा सर पट्टियों से लिपटा हुआ था और उसका रंग नीला पड़ गया था। मैं उसकी हालत देखकर रो पड़ा। वो बामुश्किल बोला, तुमने देख लिया मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उसका हाथ थामते हुए रोते हुए बोला, तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? वो तकलीफदेह लहजे में बोला, मैंने खुदकुशी नहीं। उस रात मेरा दिल घबरा रहा था। मैं छत पर ताज़ा हवा लेने गया। जब मैं छत से नीचे देख रहा था तब मुझे लगा कि किसी ने अचानक मुझे उठाकर नीचे की तरफ धक्का दे दिया और जब मेरा सर ज़मीन से टकराया तो तब मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर देखा। ऊपर मुझे एक हेवला सा खड़ा हुआ वहाँ दिखाई दिया, फिर वो गायब हो गया और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं हैरानगी के आलम में मोहसिन के मुंह से ये तफसील सुन रहा था। अपनी बात मुकम्मल करके मोहसिन पर फिर कुछ देर बाद गशी तारी हो गई। फिर उसके बाद उसकी आंखें कभी भी न खुल सकीं। उसी बेहोशी में उसकी मौत हो गई। मैं गम से इस कदर निढाल था कि मोहसिन की मौत का सुनते ही पागलों की तरह मोहसिन की गली की तरफ भागा, जहां वो बूढ़ी औरत बैठा करती थी। मगर कितनी हैरत की बात थी कि जब मैं वहां पहुंचा तो उस औरत का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। मोहसिन की मौत के साथ ही वो औरत भी वहां से गायब हो चुकी थी। आज मोहसिन को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर मोहसिन की पुरस्रार बातें और बहुत से सवालात मुझे आज भी चैन से रहने नहीं देते। वो औरत कौन थी? क्या वो वाकई आसिफ थी? और क्या मोहसिन की मौत का बाइस वही थी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब ना मेरे पास है और ना किसी और के पास। मगर ये भी हकीकत है कि मोहसिन की मौत के बाद मैं रोज़ाना एक अरसे तक मोहसिन की गली में जाता रहा और उस खाली मैदान को देखता रहा जहां वो बूढ़ी औरत बैठा करती थी, मगर वो औरत फिर कभी दिखाई ना दी। जिब्रान, बेटे क्या हाल हैं? दूसरी तरफ फ़ोन पर जिब्रान की वालदा उससे उसका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रही थी। जी अम्मी जान, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? और अब्बू भी ठीक हैं? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता सुहानी से ख़त्म करके दानिया से कर दिया है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं और सुहानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और दानिया जाकिर चाचा की बेटी, उसके साथ मेरा रिश्ता कैसे कर दिया? बस बेटा, जो भी बातें हैं वो तुम आकर करना, हम सब बताएंगे। बस तुम कल घर आ जाओ, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। ये कहकर अम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया और मैं जहाँ था वहीं बैठा अपनी सोचों में गुम हो गया। सुहानी मेरी खालाजाद थी। अम्मी ने हमारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, और फिर अब कैसे तोड़ के चाचा की बेटी से कर दिया, वो भी चाचा जिनके लिए अब्बा कभी ना मानते थे, क्योंकि वो हमें छोड़कर दूसरे गांव चले गए थे। चाचा अब्बा से सख्त नफरत करते थे। अब्बा की अपनी भावज पर गलत नज़र थी, और एक दिन चाचा को इस बात का पता चल गया तो उन्होंने हमसे तमाम रिश्ते तोड़ दिए और दूसरे गांव चले गए। तब मैं 5 साल का था और अब 28 साल का। इतने साल वो किस हाल में हैं, कहाँ हैं, हमें कुछ पता नहीं था। और अब अचानक ये सब सुनकर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। सुहानी को मैं किसी कीमत पर खुद से अलग नहीं कर सकता था, बस मैं इतना जानता था। इसलिए मैंने गांव जाने का फैसला किया, अपना सामान पैक किया और जो शादी की चीज़ें सुहानी के लिए ली थी वो ली, और फजर की नमाज अदा करने के बाद रखते सफ़र बांधा। और अंकल के घर से जब स्टेशन पर पहुंचा तो यकायक कहीं से काले बादल आसमान पर छा गए, और फिर देखते ही देखते ज़ोरों की बारिश होने लगी। बारिश की वजह से ट्रेन भी लेट हो गई थी। शहर से हमारे गांव का रास्ता 9 घंटे का था, और फिर गांव जाने वाली सड़क से घर का रास्ता काफ़ी लंबा था, और वो भी वहां मौजूद तांगे की मदद से।
मैं जानता था कि अब ताख़ीर हो जाएगी। ट्रेन स्टेशन से निकली तो दिन के 11 बज रहे थे। 8 बजे के करीब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। जब मैं अड्डे पर आया तो वहां पर कोई भी तांगा मौजूद न था, लेकिन सुखी चाचा का होटल खुला हुआ था। मैं चाचा की तरफ गया। चाचा, ये 8 बजे ही तांगे वाले छुट्टी कर गए? पहले तो 11 बजे तक तकरीबन इधर ही होते थे। बेटा, पहले वाली बात नहीं रही। गांव के रास्ते में मौजूद कब्रिस्तान और पुराना मंदिर लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जो भी उधर से गुजरता है फिर क्या खो जाता है कहीं, उसका पता नहीं चलता कि किधर गया। इस वजह से लोग दिन को भी उधर का रुख कम ही करते हैं। तुम भी अभी उस तरफ से ना जाना, रात इधर ही ठहर जाओ, सुबह निकल जाना। चाचा ने मुझे चाय दी और बातें सुनाने लगे। लेकिन चाचा, पुराना मंदिर तो पहले भी था और कब्रिस्तान भी। पहले तो कुछ नहीं होता था, अब क्या हो गया? पता नहीं बेटा, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हंसने लगा और फिर चाचा से रुखसत मांगी। मुझे सुबह सवेरे से पहले गांव पहुंचना था। चाचा ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और अपनी सोचों में गुम अपना सफ़र शुरू कर दिया। आधा घंटा खैर खैरियत से गुजर गया और मैं भी मुतमईन हो गया। अब थोड़े ही फासले पर कब्रिस्तान और उसके साथ ही सालों से बंद पुराना मंदिर मौजूद था। चलते चलते मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर गया। पता नहीं किस चीज़ से मुझे ठोकर लगी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई पत्थर मौजूद नहीं था कि जिसे मुझे ठोकर लगी हो। फिर मैंने सब ख्यालों को झटका और आगे चल पड़ा। थोड़ा चलने के बाद मुझे अपने पीछे से अपना नाम पुकारने की आवाज़ आई और फिर झटके से एक बदसूरत बूढ़ा काले भद्दे दांतों के साथ कराहियत आमेज हंसी हंसते मेरे सामने आ खड़ा हो गया। यकीन जानो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और पूछा, कौन है आप बाबा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा चाचा जाकिर तुम्हें लेने आया हूँ। हाल अहवाल पूछने के बाद हम चलते हुए बातें करने लगे। बेटा, तुम्हें साथ लेने सिर्फ मैं ही नहीं आया, तो और कौन आया है चाचा? दानिया भी आई है, वो देखो। और मेरे साथ मैंने फिर एक हसीनो जमील लड़की को चलते देखा। वो वाकई बहुत हसीन थी। चाचा, दानिया को क्यों ले आए आप? बेटा, तुम्हारे आने का सुनकर जिद करने लगी और कहा कि मैं भी जाऊंगी, इसीलिए ले आया। कब्रिस्तान के साथ अब पुराना मंदिर अब शुरू होने वाला था। मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं एक काली माता के बुत के आगे लेटा हुआ हूँ। मेरे हाथ पांव किसी चीज़ से बंधे हुए थे और ये आवाज़ें मेरे कानों में गूंजी, ए काली माँ, मेरी बलि को स्वीकार कर, तेरी इच्छा के मुताबिक बलि दे रहा हूँ। मैंने उस आवाज़ की जानिब देखा तो वही कराहियत आमेज बूढ़ा, जो कि मेरा चाचा था, बैठा हुआ था और मेरी बलि देने वाला था। ये तुम क्या कर रहे हो? खोलो मुझे। तभी एक बदसूरत चेहरे वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, सारा जिस्म जला हुआ था। वो निहायत बदसूरत थी। सर पर बालों की गैर मौजूदगी की वजह से उसका सर टकला था। वो बार बार अपने सर को ढोल की तरह बजाती और हंसती। मैं कपड़े देखकर समझ गया कि ये वही है जो मेरी चाचाजाद बनी हुई थी। वैसे राजा, वो लड़की बोली, आपकी बारात तैयार हो रही है और मैं आपकी दुल्हन दानिया। उसने मकरूह कहकहा लगाया। ये नहीं हो सकता, खोलो मुझे। मैं रोता चीखता रहा और वो दोनों बाप बेटी बुत के आगे नाचने में मगन रहे। मैंने वक्त देखा तो फजर होने में 5 मिनट बाकी थे। वो लोग नाचने में इतना मगन थे कि बलि के वक्त को भूल ही गए। वो पिछले 3 घंटों से नाच रहे थे। जल्द ही अजान फजर की आवाज़ आने लगी गांव की करीबी मस्जिद से। आज़ान की आवाज़ सुनकर वो बाप बेटी चीखते हुए गायब हो गए और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं घर के बिस्तर पर पड़ा था। मेरी अम्मी सरहाने बैठी थी। मेरी आवाज़ सुनते ही अम्मी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? पुराने मंदिर के पास क्या करने गए थे? मैं ठीक हूँ अम्मी। फिर रात को जो सब कुछ हुआ वो सब मैंने बता दिया। लेकिन अम्मी, आप तो मेरी शादी दानिया के साथ करने वाली थी, फिर ये सब? हाँ बेटा, सुहानी से मैंने इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि उस पर साया हो गया था और वो जिंदगी की उम्मीद तकरीबन खो चुकी थी। तुम्हारे खालू उसे एक जाने माने बुजुर्ग के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि सुहानी पर काला जादू किया गया है और साफ लफ्जों में जाकिर और उसकी बेटी का नाम लिया। हम जाकिर के घर इस बात का पूछने जा रहे थे तो वहां पर जाकर जो हमने देखा सब यकीन में बदल गया। वो बाप बेटी अपनी काली विधिया में मसरूफ थे। वो बेहद डरावने लग रहे थे। बुजुर्ग बाबा ने उन दोनों को पकड़कर सामने किया और जादू करने की वजह पूछी तो जाकिर ने कहा,
मैं बदला लेना चाहता था अपने भाई से। उसकी वजह से मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। बेटे की परवरिश मैंने कैसे की ये मैं ही जानता हूँ। मेरी बीवी पाक दामन औरत थी। उसकी वजह से वो बदनाम हुई और उसने अपनी जान दे दी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा। अगर ना कर सका तो खुद को ख़त्म कर लूंगा। हमारे देखते ही देखते चाचा और दानिया ने खुद पर कुछ पढ़कर फूंक मारी तो उन्हें आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो दोनों जलकर राख हो गए। वो काला जादू करते थे, इसलिए शायद उनकी रूहें शैतानी रूहें बन गई थीं, या फिर शायद उनका मकसद पूरा नहीं हुआ इसलिए भटक रहे हैं। खैर जो भी है, उन बाबा जी ने चाचा और दानिया को उस मंदिर में कैद कर दिया है। अब वो से बाहर नहीं आ सकते। जब तक कि कोई उस मंदिर को खोले तब तक नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गलती करेगा। उसके बाद मेरी सुहानी से शादी हो गई और अब तक हमारी ज़िंदगी पुरसुकून है। खुदा हमें और बाकी सबको भी ऐसे ही पुरसुकून रखे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।